नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप पहुंची राजस्थान, चमक उठे चेहरे, ढोल नगाड़ों से किया स्वागत। जयपुर एबीसी की बड़ी कार्रवाई, 5-5 लाख की रिश्वत लेने के मामले में हुई कार्रवाई। नशों के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2 किलो 580 ग्राम अफीम का दूध किया बरामद। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेकर कार्गो फ्लाइट बुधवार को सुबह करीब 11 बजे तक जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरी तो इसका इंतजार कर रहे लोगों के चेहरों पर खुशियों की चमक साफ दिखाई दे रही है। ये वैक्सीन हैदराबाद के एयर एशिया की कार्गो फ्लाइट जयपुर लाई गई है। इसमें 3 बॉक्स में 20,000 डोज लाई गई हैं। शाम को 4:45 दूसरी खेप आएगी। प्रदेश के 242 सेंटर पर आगामी 16 जनवरी को वैक्सीनेशन किया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर राजधानी जयपुर में भी व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। वैक्सीन को एयरपोर्ट से जब स्टोरेज सेल सीएमएचओ ऑफिस के लिए जिस वाहन में रवाना किया गया था तो उसके वाहन चालक को टीका लगाकर माला पहनाई गई। बाद में नारियल भी फोड़ा गया। पहली खेप में भारत बायोटेक की वैक्सीन जयपुर लाई गई है। वैक्सीन को कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच एयरपोर्ट से स्टोरेज सेल के लिए रवाना किया गया। वैक्सीन को जब सीएमएचओ ऑफिस स्थित स्टोरेज के लिए लाया गया तो वहां ढोल नगाड़ों से इसका जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं झालावाड़ के डग में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डग में कोविड-19 को लेकर वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया गया। इस दौरान उपखंड अधिकारी जनक सिंह, गंगाधार व्रत अधिकारी ब्रजमोहन मीणा, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास जैन के निर्देशन में कोविड-19 को लेकर टीकाकरण की पूर्व तैयारी की गई, जिसमें मास्क सैनिटाइजेशन का विशेष ध्यान से वेरिफिकेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, वेटिंग रूम जिसमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए टीकाकरण को लेकर बिठाया जाएगा। टीकाकरण के पश्चात निगरानी कक्ष में आधे घंटे तक बिठाया जाएगा। तत्पश्चात उसको घर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा के निर्देशानुसार जिला में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के चलते ब्लॉक के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में वैक्सीन टीकाकरण को लेकर उच्च अधिकारियों को देखरेख में ड्राई रन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से की गई। इस दौरान 20 लाभार्थियों को वैक्सीनेशन कर ड्राई रन किया गया। हाँ सर, बताएं क्या कार्यक्रम है आज का। आज कोविशील्ड को लेकर के आज ड्राई रन है। ड्राई रन एक रिहर्सल है जिसमें कि 16 और 17 तारीख को जो वैक्सीन लगना है उस वैक्सीन से संबंधित सारे जो उस दिन प्रोसीजर होना है ना, किस तरह से पेशेंट बेनिफिशियरीज अंदर आएंगे, किस तरह से उनकी एंट्री होगी, किस तरह से वो बैठेंगे और इंजेक्शन लगने के बाद यदि कोई उनको प्रतिक्रिया होती है तो उसका मैनेजमेंट किस प्रकार हम करेंगे, उसका पूरा रिहर्सल आज एसडीएम साहब, डिप्टी साहब, बीडीओ साहब, मैं खुद और पूरे राजस्थान में करीब 282 सेंटरों पर आज इसका ड्राई रन है। उसी के संबंध में आज हम सब इकट्ठे हुए। तो वहीं खबर झुंझुनू के उदयपुर वाटी से, जहां सभी आशा सहयोगिनी ने उदयपुर वाटी बाल विकास विभाग दफ्तर के बाहर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उदयपुर वाटी ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने राज्य सरकार को विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन देकर जल्द ही मांगे पूरी करवाने की मांग की है। वहीं ब्लॉक की आशा सहयोगिनियों ने कहा कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम कार्य का बहिष्कार करते हैं। वहीं आशाओं ने उदयपुर वाटी ब्लॉक की आशा सहयोगिनी ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनका मानदेय 18,000 किया जाए, साथ ही 2 विभागों के काम एक साथ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि आंदोलन करने वाले अन्य आशा सहयोगिनी को हटा दिया गया है, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और उन आशा सहयोगिनी को वापस लगाया जाए। तब तक हमारी आंदोलन जारी रहेगी। दोनों विभागों के कार्य बहिष्कार कर दिया है। वहीं कुचामन सिटी में कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन बुधवार को कुचामन के राजकीय चिकित्सालय सहित पूरे ब्लॉक में किया गया। शहर के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन के ड्राई रन के निरीक्षण के लिए एसडीएम बाबूलाल जाट भी पहुंचे और उन्होंने वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम और ऑब्जर्वेशन रूम की व्यवस्थाओं को देखकर संतुष्टि जताई। कुचामन एसडीएम बाबूलाल जाट के साथ तहसीलदार कुलदीप कुमार भी मौजूद रहे। पीएमओ डॉक्टर शकील अहमद राव ने बताया कि राजकीय हॉस्पिटल में 20 हेल्थ वर्कर पर वैक्सीनेशन का मॉक डील किया गया है। उन्होंने बताया कि शहर में आधिकारिक रूप से ये पहला ड्राई रन था। विभाग ने इस बार डमी सॉफ्टवेयर के साथ ड्राई रन किया। डमी कोविन ऐप पर पंजीकरण के बाद एसएमएस की जांच हुई और उसके बाद वैक्सीन लगाने की एंट्री अपलोड कर दूसरे डोज की तारीख बताई जाएगी। शहर में कोरोना वैक्सीन को लेकर चिकित्सा विभाग ने सीरीज की जरूरत को देखते हुए उनकी भी तैयारी कर ली है, जिनमें चिकित्सक व
नर्सिंग कर्मियों पर प्रक्रिया अपनाई गई। कुचामन में कोरोना वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया जाएगा। आज कोविड-19 के तहत है ना ड्राई रन का आयोजन चल रहा है। अभी 10 बजे से 12 बजे तक का सेशन साइट है। उसमें से 20 लाभार्थियों के नाम दर्ज हैं। उनमें से अभी लाभार्थी आ रहे हैं और कोविड-19 के तहत है ना उनका रिहर्सल करके देखा जा रहा है। कितने रूम बनाए गए हैं इसके लिए? कोविड-19 के लिए 3 रूम बनाए गए हैं और 3 तरह की 3 टीमें A, B, C 3 टीमों को चिन्हित किया गया है और 3 टीमों में 5-5 कर्मचारी कार्य करेंगे। आज कितने लोगों के लिए ट्रायल किए गए? आज 20 लोगों की एक लिस्ट दी गई है जिनकी ट्रायल चल रही है। कितना लक्ष्य रहेगा अपने राजकीय चिकित्सालय कुचामन में? राजकीय चिकित्सालय में 282 लोगों का लक्ष्य है। यदि इसमें कुचामन ब्लॉक की बात करें तो कुचामन ब्लॉक में कुल 12 लोकेशन है। 12 लोकेशन पे 19 सेशन साइट हैं, जिनके अंदर हमारी 6 जो है वो प्राइवेट सेशन साइट है 3 लोकेशन पे। टोटल जो कुचामन की बात कर रहा हूँ, कुचामन तहसील की जो बेनिफिशरी है वो 1446 है। एक सेशन साइट में 100 तक का एक दिन में टीके लगाने हैं, उसी के हिसाब से तैयारियाँ की गई है। जैसे आज मैंने जीलिया चेक किया, जीलिया में 2 सेशन साइट हैं और वहाँ भी काफ़ी बढ़िया व्यवस्थाएं थी। यहाँ पे PMO कुचामन में 3 सेशन साइट है, यहाँ 278 बेनिफिशरीज हैं, तो ये 3 सेशन साइट के हिसाब से प्रिपेयर किया गया है। तो वहीं दौसा जिले मुख्यालय पर आज ACP जयपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिले के 2 RS अधिकारियों को 5-5 लाख की रिश्वत के मामले में कार्रवाई की है। हाईवे निर्माण कंपनी ने इन दोनों के खिलाफ शिकायत दी थी। ये बार बार परेशान कर रहे हैं एवं बड़ी राशियों की डिमांड रखते हैं। इसी शिकायत पर SCP जयपुर ने कार्रवाई की है। बांदीकुई SDM पिंकी मीणा ट्रैप की गई है। साथ ही दौसा SDM पुष्कर मित्तल भी ट्रैप, दोनों को 5-5 लाख की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया है। DG BL सोनी, ADG दिनेश MN के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। ASP नरोत्तम वर्मा, CI नीरज भारद्वाज की ही कार्रवाई की गई है। तो वहीं झुंझुनू में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज यूथ कांग्रेस ने पीरू सिंह सर्कल के ऊपर स्लोगन लिखित किसानों के समर्थन में तख्तियां लेकर मौन प्रदर्शन किया। इसके उपरांत कृषि कानूनों की प्रतियों को जलाया गया। इस विरोध प्रदर्शन के उपरांत प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अविनाश महला ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस तीनों कृषि कानूनों का विरोध सड़क से लेकर संसद तक कर रही है। 50 दिन से किसान आंदोलन चल रहा है, जिसके अंदर 60 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है। लेकिन डबल ए की सरकार यानी अडानी और अंबानी की सरकार बार बार किसानों को वार्ता के लिए बुलाकर गुमराह करने का काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि कोरोना काल में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उन्हें नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम किया, जिसके बाद से देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना काल में कोरोना पर नियंत्रण करने के बजाय 5 जून को 3 कृषि अध्यादेश सरकार ने पास किए हैं। यह कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है। इससे APMC मीडिया खत्म हो जाएगी। बाहर के कोऑपरेटिव जगत आएंगे और मनमाने ढंग से किसानों की फसल को खरीदेंगे। पत्रकारिता जो अपन ने रखी है, इसका मोटा मोटा विषय ये है कि जो निर्दयी और हठधर्मी मोदी सरकार है, वो अपने जो 3 कृषि काले कानून लेके आई है उन पे अभी भी अडिग है। और जैसा कि आप सभी को पता है, किसान लंबे समय से लगभग 2 महीने उन्हें पूरे होने वाले हैं, 50 दिन के लगभग उन्हें हो गए हैं। वो इस कड़ाके की सर्दी में और सड़कों पे बैठे हैं। लेकिन ये जो डबल ए गवर्नमेंट है अडानी और अंबानी की, ये गवर्नमेंट कहीं भी सुनवाई नहीं कर रही है और उन्हें बार बार वार्ता पे बुला के और गुमराह करने का काम कर रही है। साथियों, अभी अपन चर्चा करेंगे जो गत वर्ष गया है 2020 का, बड़ा दर्द भरा वर्ष रहा 2020 का। उसमें सबसे पहले जो कोरोना रूपी महामारी थी उसने पूरे विश्व की कमर तोड़ी और पूरा विश्व इस वैश्विक महामारी से चिंतित था। वहीं अपने देश भारत में मोदी जी ने भी कुछ ऐसा ही दर्द किसानों को दिया। लगातार अपन देख रहे थे कि जैसे कोरोना, अपन शुरुआती महीने की बात करते हैं, जो 2020 के शुरुआती
जो महीने थे, फरवरी में जब पूरा विश्व चिंतित था कि अपन इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से निजात पाए, उस समय अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी में 24 फरवरी को नमस्ते ट्रंप का आयोजन किया। उन्होंने ट्रंप को यहाँ पे निमंत्रण भेजा और उन्हें यहाँ पे बुलावा भेजा। उन्होंने न केवल ट्रंप को बुलावा भेजा, उन्होंने बुलावा भेजा कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को। जब ट्रंप यहाँ पे आए उसके बाद में लगातार अपन देख रहे थे कि कोरोना के आंकड़े भारत में बढ़ते गए और लगातार कोरोना का एक विस्फोट आ गया, जिसके चलते मोदी जी को बिना किसी सूझबूझ के भारत में लॉकडाउन लगाना पड़ा। साथियों, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि जो बिना सूझबूझ के लॉकडाउन लगाया गया था, उसके बाद में इस देश का मध्यम वर्गीय, गरीब और जो कामगार लोग थे वो सड़क पर आने को मजबूर हो गए थे। उन्होंने कई सैकड़ों, कई हजारों किलोमीटर की अपने घर के लिए पैदल यात्रा भी की थी। साथियों, अचानक से इस लॉकडाउन के बाद में जहां मोदी सरकार को जरूरत थी कि वो ये सोचें कि किस प्रकार से इस देश में जो कोरोना बढ़ रहा है इस पे नियंत्रण करें, बजाय इसके उन्होंने 5 जून को कृषि अध्यादेश लेके आए। कृषि अध्यादेश, साथियों, मैं इस सब पे फोकस डालूंगा कि अध्यादेश क्या चीज होती है। अध्यादेश किसी भी सरकार के द्वारा उस वक्त लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और किसी आवश्यक कानून को लागू करने की जरूरत पड़ जाए, उस समय अध्यादेश लाया जाता है। सितंबर में आके इन्होंने एक ध्वनि मत से इन अध्यादेशों को कानून का रूप दे दिया। इसके बाद में लगातार पूरे भारतवर्ष का किसान सड़क पे आने के लिए मजबूर हो गया। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले लगभग 50 दिन से इस किसान प्रदर्शन में लगभग 60 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उन्होंने इस किसान आंदोलन को लेकर बलिदान दिया है। हम केंद्र सरकार से ये भी मांग करते हैं कि उन किसानों को शहीद का दर्जा दें और लगातार हम ये किसानों के जो समर्थन में मांग है वो उठा रहे हैं। अभी साथियों, सबसे बड़ा जो लोगों में कंफ्यूजन का विषय है वो ये कि ये कानून है क्या, इनमें खामियां क्या हैं, अपन वो चर्चा करेंगे कि ये कानून क्या है और सरकार किस तरीके से गुमराह कर रही है और इसके जो इम्पैक्ट आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। वाणिज्य विधेयक, साथियों, सरकार का मानना ये है कि इस कानून के अंतर्गत जो किसान है अपने देश के, वो अपनी फसल को जो एपीएमसी मंडियां हैं उसके बाहर या किसी अन्य जगह, किसी दूसरे स्टेट में या कहीं भी बेचने के लिए फ्री रहेंगे। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो दूरगामी परिणाम रहेगा साथियों, इसके अंदर एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी और जो बाहर जो कॉरपोरेट हाउसेज आएंगे वो शुरू में किसानों को अच्छे दाम देंगे फसल के, और जब जो टैक्स आता है, जिस टैक्स से एपीएमसी मंडियां चलती हैं वो नहीं आएगा, तो स्वतः ही जो कृषि मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। जैसे ही कृषि मंडियां खत्म होंगी, अपने आप एमएसपी खत्म हो जाएगी। एमएसपी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, वो किसानों से मनचाहे दाम पर फसल खरीदेंगी। इसका एक मोटा मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे जियो आया था शुरू में भारत में, तो जियो ने बड़े लुभावने ऑफर दिए थे अपने उपभोक्ताओं को, और जब काफी उपभोक्ताओं ने अपना रुझान जियो की तरफ दिखा दिया, आज वही जियो 599 रुपए लेके और अपना आधिपत्य इस मार्केट पे जमाए हुए। ठीक उसी प्रकार से अगर एपीएमसी मंडियां खत्म हो जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, उसके बाद में ये कॉरपोरेट हाउसेस और अपना असली रंग दिखाना चालू करेंगे। तो वहीं जालोर जिले के रामसीन पुलिस थाना क्षेत्र में मोदराम पुलिस चौकी के अंतर्गत मोदराम रेलवे स्टेशन पर जैन मंदिर, शिववाड़ी, खेत लाजी व रामदेव जी मंदिर के दान पात्र तोड़कर कुछ नकदी व चांदी का झूमर इत्यादि अज्ञात चोर चोरी करके लेकर गए। स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी विनोद पूनिया, राकेश पूनिया, रमेश सोलंकी व चंदू कुमार धांधल मौका स्थल पर पहुंचे, जांच कर रहे हैं और अज्ञात चोरों की तलाश कर रहे हैं। इस संबंध में पद्माराम ने अपने निजी मंदिर से दान पात्र तोड़कर नकदी व चांदी का झूमर लेकर चोरी होने पर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है। तो वहीं जैसलमेर में नशीले पदार्थों की तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जिले के नाचना क्षेत्र के डिप्टी
हुक्माराम के सुपरविजन में नाचना थानाधिकारी रमेश कुमार ढाका के नेतृत्व में पुलिस की टीम द्वारा तकनीकी सूचना एवं निगरानी के आधार पर 2 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए 2 किलो 580 ग्राम अवैध अफीम का दूध बरामद किया गया। गौरतलब रहे कि नाचना थानाधिकारी रमेश कुमार ढाका मैं टीम द्वारा पता लगाया गया कि जसराज उर्फ जसवंत पुत्र धनराज कलाल अवैध अफीम का दूध बेचने का काम करता है, जो अभी अपने मकान में ग्राहकों को अवैध अफीम का दूध बेच रहा है, जिस पर थानाधिकारी रमेश कुमार मैं कांस्टेबल खेतपाल सिंह, झाबरमल, संदीप कुमार व चालक देवेंद्र सिंह ने जसराज के घर की तलाशी ली, जिस पर जसराज के कब्जे में 2 किलो 580 ग्राम अवैध अफीम का दूध मिला, जिसे जब्त कर मुलजिम जसराज उर्फ जसवंत पुत्र धनराज कलाल से पूछताछ की गई तो उसने अपने बड़े भाई सुरेश पुत्र धनराज कलाल द्वारा अवैध अफीम का दूध का व्यापार करने की बात बताई, जिस पर सुरेश को भी गिरफ्तार किया गया। बरामद अफीम की कीमत करीब 4,25,000 रुपए अनुमानित है, जिस पर नाचना थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच मोहनगढ़ थानाधिकारी अरुण कुमार को दे दी गई है। मुखबिर से इतला मिली कि कस्बा नाचना में सुरेश पुत्र धनराज और जसराज पुत्र धनराज जिनके शराबी ठेके हैं, जो साथ में अवैध अफीम का धंधा करते हैं। मुखबिर सूचना पर जसराज जसराज के कब्जे से 2 किलो 580 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिस पर जसराज को गिरफ्तार किया और जसराज से पूछताछ उसके बयानों में आया कि दोनों भाई एक साथ मिलकर अवैध धंधा करते थे। सुरेश की तलाश की, सुरेश मिल गया, दोनों को गिरफ्तार किया गया है और आगे जांच उस अधिकारी के अनुसार एसएसओ मोहनगढ़ को दी गई है, जो अगली तफ्तीश करेंगे। अफीम कहाँ पे बरामद हुई सर? जसराज के घर से। और अब खबर सिरोही से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय और से प्रधानाचार्य प्रवीण राजपुरोहित पर उसी विद्यालय में कार्यरत व्याख्याता रामावतार द्वारा प्राणघातक हमले की घटना पर अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ भारत के राष्ट्रीय सचिव मोहन पुरोहित ने हमले की निंदा की। रामावतार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। पुरोहित ने बताया कि ऐसा करके कार्यरत व्याख्याता ने गंभीर अपराध किया है, जिन्हें नजरअंदाज करना संभव नहीं है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें तत्काल निलंबन करना उपयुक्त कदम होगा, जिससे सरकारी विद्यालयों में ज्यादती का कोई दुस्साहस नहीं करे एवं विद्यालय रूपी शिक्षा मंदिर को कलंकित नहीं करे। विभाग को चाहिए ऐसे कृत्य करने वाले कर्मियों को तत्काल निलंबित कर आदेश उदाहरण प्रस्तुत करे। इस आशय का ज्ञापन मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं निदेशक को भेजकर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। वहीं हमलावर व्याख्याता के खिलाफ उचित कार्रवाई को लेकर आबू रोड सदर थाने रिपोर्ट सुपुर्द कर उचित कार्रवाई की मांग विद्यालय के अन्य स्टाफ साथियों के साथ प्रधानाचार्य ने की है, ताकि शिक्षा के मंदिर में इस प्रकार के कृत्य करने से पहले अनेकों बार सोचे। पूरे मामले को लेकर शिक्षा जगत में जमकर आक्रोश भी देखा जा रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता रामावतार द्वारा वहां के प्रधानाचार्य के ऊपर कातिलाना हमला करने का जघन्य अपराध किया है, विद्यालय रूपी शिक्षा मंदिर को कलंकित किया है। इसकी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पुरजोर निंदा करता है। मैं शिक्षा विभाग राजस्थान से मांग करता हूं, विशेष रूप से मुख्यमंत्री एवं निदेशक महोदय एवं विभाग के अधिकारी तत्काल इस स्थिति में इस व्याख्याता को निलंबित करें, जिससे भविष्य में इस प्रकार के दुस्साहस की योजना कोई और नहीं करे। इस संबंध में मैंने वहां के स्टाफ से भी जानकारी ली। सरपंच एवं ग्राम के लोगों ने बताया कि पूरे गांव में आक्रोश है। सरपंच एवं सबने इसके विरुद्ध तत्काल निलंबन की मांग की है एवं राष्ट्रीय सचिव अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का होने के नाते मैं भी इस व्याख्याता के विरुद्ध तत्काल निलंबन की मांग करता हूं। और अब खबर भीलवाड़ा से, जहां पूर्व मंत्री व प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष और भीलवाड़ा जिला चुनाव प्रभारी हरिमोहन शर्मा आज नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भीलवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में इस बार हम उसी उम्मीदवार को टिकट प्रदान करेंगे जो बिकाऊ ना हो और पार्टी के प्रति समर्पित हो। कांग्रेस इस बार चुनाव में विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरी गई। इसको लेकर हम पार्टी के पदाधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं और गुरुवार शाम तक टिकटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। हरिमोहन शर्मा थे कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर रहे थे। इस दौरान पूर्व भाजपा नगर परिषद सभापति के घोटाले के बाद कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि गलती से पूर्व पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस में शामिल कर लिया है।
उन्होंने कहा कि हम समय समय पर भाजपा के घोटालों का विरोध करते आ रहे हैं, मगर गलती से जो पूर्व सभापति ललिता समदानी को सचिन पायलट ने कांग्रेस में ज्वाइन करवा दिया तो उसे हमने वापस हटा भी दिया था। ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। हाँ नहीं, मैंने एजे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भ्रष्टाचार के खिलाफ नगर परिषद के बाद धरना दिया। 5,000 करोड़ का घोटाला यूआईटी में किया, चेयरमैन ने तत्कालीन ने उसके खिलाफ दिया। आपके भारतीय जनता पार्टी की महिला कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन घोटाला करके गई, उसके खिलाफ हमने धरना दिया और आज उन लोगों को पैसा दिला रहे हैं हम सबको। आप सुनिए मेरी बात। अगर कोई, हाँ, आप जिस चेयरमैन की बात कर रहे हो, गलती से हमारी नॉलेज में ले आके प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिन जी पायलट के नेतृत्व में गलती से उसने ज्वाइन करा ली, तो उसको कांग्रेस के लोगों ने हटा के और दूसरा चेयरमैन नियुक्त किया और फिर वापस तुम्हारा बोर्ड पड़ा है और आज हमारा उससे कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बोलिए आप। और 2 भ्रष्टाचार है, उसकी जांच चल रही, एसीबी जांच कर रही है और उसको जल्दी जेल में रखेंगे। आगे बोलिए आप। और बिल्कुल भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहला तो वर्तमान में नगर परिषद और नगर पालिका के चुनाव के संबंध में है। इसमें ऑब्जर्वर्स अलग लगाए हैं और पहली बार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा नियुक्त उपाध्यक्ष, महामंत्री और मंत्रियों को अलग अलग जिलों का, अलग अलग डिवीजन का प्रभार बनाया है कि वो सब अपने अपने क्षेत्र में जाएं और जाकर के इस संबंध में चर्चा करके उपयुक्त प्रत्याशियों के चयन में भूमिका निभाते हुए यहाँ के स्थानीय नेतृत्व, हर स्थान के स्थानीय नेतृत्व को साथ लेते हुए हम नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं में कैसे हमारा कांग्रेस का बोर्ड स्थापित कर पाएं, इसकी चर्चा के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कोई भ्रांति किसी को नहीं है। उन्हीं उम्मीदवारों को चयन किया जाएगा जो ईमानदार हैं, कांग्रेस पार्टी के मूलभूत सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं, जो जीतने की क्षमता रखते हैं, जो टिकाऊ हैं और बिकाऊ नहीं है। और इन चयन की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण, जिनको कांग्रेस के हर सदस्य महत्वपूर्ण है, लेकिन चाहे वो अग्रिम संगठन हो, चाहे विधायक हो, चाहे हारे हुए जीते हुए सांसद हो, चाहे हारे हुए जीते हुए विधायक हो, और चाहे उसमें ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हों, अग्रिम संगठनों के अध्यक्ष हों, ये सामूहिक रूप से बैठ करके उसका फैसला ये करेंगे। और इस प्रकार हमारे चयन की प्रक्रिया है जो कल शाम तक हम कर देंगे। 14 है ना, कल शाम तक हम पूरी राजस्थान में करेंगे। तो वहीं भीलवाड़ा में राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के बैंकों में पीडी खाते खुलवाने के निर्णय के खिलाफ आज भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर सरपंचों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने आदेशों को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ये आदेश वापस नहीं ले जाते हैं तो पंचायत समितियों के ताले लगाए जाएंगे। आमली कला ग्राम पंचायत के सरपंच सत्यनारायण मालू ने कहा कि पीडी के खाते खोलने से वित्तीय अधिकारियों को कुठाराघात होगा, जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा आने वाले विकास राशि सीधे पीडी खाते में जाएगी, जिससे सरपंचों का चेक पावर छीन जाएगा और सरपंच नाम मात्र के ही रह जाएंगे। इसको लेकर हम 21 जनवरी को समस्त पंचायतों पर सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी। और खबर चूरू के बिदासर से, जहां स्वर्णिम विजय मशाल के अलवर आगमन पर अलवर पुलिस ने चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें बिदासर के गांव साणवा के भीवराज मेघवाल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसको लेकर अलवर पुलिस ने भीवराज मेघवाल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं भीवराज की चित्रकला को देखकर अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने प्रशंसा भी की। आपको बता दें कि साणवा का भीवराज इससे पूर्व चूरू पुलिस द्वारा भी सम्मानित हो चुका है। वहीं भारतीय संस्कृति युवा मंच के जुगल किशोर प्रजापति ने भी भीवराज की चित्रकला को लेकर तारीफ की है। और अब खबर बारां के हरणावदा शाहजी से, जहां स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर स्काउट गाइड ग्रुप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कलोमोदिया स्थानीय संघ छिपाबड़ौद के तत्वाधान में युवा शक्ति के अनुक्रम में साइकिल रैली का आयोजन गाइडलाइन ग्रुप द्वारा किया गया। रैली को कार्यवाहक प्रधानाचार्य राजेंद्र मीना द्वारा स्काउट गाइड फ्लैग दिखाकर रवाना किया गया। सचिव ने बताया कि इस वर्ष कोविड समय में स्काउट्स एवं स्काउटर्स के द्वारा मास्क वितरण किए गए एवं सेवा से जुड़े विभिन्न प्रकार के कार्यों में सहभागिता और
मानव कल्याण की भावनाएं प्रदर्शन की गई। और अब खबर जैसलमेर से, जहां जैसलमेर रियासत के भावी महारावल चैतन्य राज सिंह के राज तिलक को लेकर तैयारियां प्रारंभ हो चुकी हैं। चैतन्य राज सिंह का राज तिलक 15 जनवरी को होगा। राज तिलक आयोजन के लिए सोनार दुर्ग में तैयारियां चल रही हैं। जानकारी के अनुसार आगामी 15 जनवरी को चैतन्य राज सिंह के राज तिलक को लेकर दुर्गवासियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान राज तिलक आयोजन को लिए विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया और इस दौरान तय किया गया कि राज तिलक की पूर्व संध्या 14 जनवरी को ऐतिहासिक सोनार दुर्ग में दीपमाला का भी आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के प्रत्येक घर के आगे दीपमाला करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा किले की प्रथम द्वारा से लेकर दशहरा चौक तथा मंदिरों में भी दीपमाला का आयोजन किया जाएगा। वहीं राज तिलक आयोजन के दौरान ऐतिहासिक सोनार दुर्ग के परकटों पर जैसलमेर रियासत के ध्वज फहराया जाएगा। उसको लेकर भी जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। वहीं भावी महारावल चैतन्य सिंह राज के राज तिलक कार्यक्रम की तैयारी भी सोनार दुर्गवासी स्वयं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अरविंद जी बोले नए महारावल का राज तिलक होने वाला है, कैसी तैयारी चल रही है? आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं 15 तारीख को नए महारावल का जैसलमेर रियासत के नए महारावल चैतन्य राज सिंह जी का राज तिलक का कार्यक्रम होने जा रहा है। उसके संदर्भ में दुर्गवासी नहीं अपितु जैसलमेर के सारे वासियों में एक मन में हर्ष और उल्लास है कि इस भव्य आयोजन के सारे साक्षी बनेंगे। कृष्ण गादी के धनी जैसलमेर के धनी चैतन्य राज सिंह जी का जो राज तिलक हो रहा है उसको लेकर जैसलमेर दुर्ग के अंदर सारी जो पब्लिक रह रही है, क्योंकि यह एक रहवासी फोर्ट है जहाँ पब्लिक अंदर रह रही है, एक किला परिवार की तरह रहता है और इस लोकतंत्र के अंदर में भी राजतंत्र किस तरह से हमारे साथ में मिलजुल के रहते हैं वो मिसाल कायम करने के लिए दुर्गवासियों ने एक बीड़ा उठाया कि इस किले को दुल्हन की तरह सजाकर हम अपने नए जो महारावल बनेंगे उनका स्वागत करेंगे। इसी संदर्भ में 14 तारीख की शाम को दुर्ग के अंदर भव्य दीपमाला का आयोजन हो रहा है। हर घर के आगे दीपक जले, जिससे कि जिस तरह राम वनवास करके अयोध्या लौटे थे वो माहौल लगना चाहिए। उसी के संदर्भ में सारों से अपील भी हम ये करते हैं कि जैसलमेर की सारी जनता इस आयोजन का साक्षी बनकर अपने घर के आगे दीपक जलाए। 15 तारीख को राज तिलक का कार्यक्रम होगा। ये आप चौक देख रहे हो, इसकी तैयारियों में जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम, वहीं हमारे आराध्य देव लक्ष्मीनाथ जी जो है जैसलमेर के, उसमें भव्य प्रसादी का आयोजन भी रखा गया है जो 15 तारीख की शाम को 36 कौम की जो भी जनता है वो उस प्रसाद में अपना भागीदारी निभाएंगे। जय जैसान। हमारे जैसलमेर के महारावल के पद पर कल 15 जनवरी को राज तिलक होने जा रहा है, जिसमें युवराज महाराज श्री चैतन्य राज सिंह जी का राज तिलक होगा दुर्ग के अंदर इस महल के ऊपर। राज्याभिषेक होगा जवाहर निवास पैलेस में और यहाँ पे होगा राज तिलक। दोपहर को 12:05 से 12:40 के बीच में उसका मुहूर्त है, वो उसका होगा। उसके बाद में 56 भोग का कार्यक्रम है लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर में, जिसमें नगरवासी सादर आमंत्रित है प्रसादी के लिए। और कल पूरे शहर के दुर्ग के अंदर पूरे दीपमाला का आयोजन होगा। पूरे 99 बुर्जों पे ध्वजारोहण होगा। ध्वज कौन से जो या राज परिवार के ध्वज है वो फहराए जाएंगे। पूरा किला दीपमाला से सुसज्जित होगा। हमारा जैसान एक ऐसा मिसाल पेश करेगा कि दुनिया के अंदर नाम रहेगा कि देखो इस तरह से राज परिवार की परंपराएं हैं और इस तरह से जैसलमेर की पूरी जनता राज परिवार के प्रति अगाध श्रद्धा से जुड़ी हुई है। हमारा जो अमूल्य श्रद्धा है राज परिवार के प्रति, ऐसी मिसाल शायद कहीं नहीं है। पूरा इसका ओवरव्यू होगा, पूरा फोटोग्राफी से बहुत अच्छा। हम और पूरी जैसलमेर की दुर्गवासी, पूरी जैसलमेर की जनता इसमें जी जान से जुटी हुई है। नगर परिषद के जो पार्षद है वो अपनी व्यक्तिगत सेवाएं दे रहे हैं। पूरा जैसान के जो दुर्गवासी है, जैसान के जो पूरे राजपूत के रजवाड़े के सारे इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से बहुत अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा है जैसलमेर में और हमारी शान बढ़ेगी। जैसलमेर की सबसे अच्छा टूरिस्ट सेंटर है जैसलमेर, तो बहुत बड़ा नाम होगा ऐसी मैं उम्मीद करता है। और हमारी जो परंपराएं हैं गौरवशाली, उसी का जो 800-900 साल पुराना हमारा जैसलमेर है, उसी अनुसार यहाँ का कार्यक्रम होगा। शायद हिंदुस्तान में ऐसा अपन मिसाल नहीं देख पाएंगे। तो वहीं करौली की सपोटा में गुंडागर्दी का आलम यह है कि हाईकोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक सेवानिवृत्त शिक्षक के प्लांट पर अवैध कब्जा कर निर्माण किया जा रहा है, जबकि मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। सेवानिवृत्त शिक्षक रमेश चंद्र शर्मा का कहना है कि ये उनका निजी प्लांट है, जिसका खसरा नंबर 67-2 है, जिस पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी FIR सपोटा थाने में दर्ज है, जिसका नंबर 16-19 है।
पारिवारिक झगड़ों के कारण इस प्लाट को लेकर घनश्याम पुत्र रामजीलाल राजेश पुत्र हरिनंद शर्मा द्वारा करौली अदालतों में सन 1968 से 2005 तक कई मुकदमे विभिन्न न्यायालयों में चलाए गए, जिसमें सभी न्यायालयों से निर्णय शिक्षक के पक्ष में 2005 में हो चुके थे। उल्लेखनीय है कि शीतकालीन छुट्टी में शिक्षक अपने परिवार के साथ घूमने गया था। इसके बाद पीछे से बदमाशों ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर दिया, जिसकी सूचना सेवानिवृत्त शिक्षक ने सपोर्टर थाने में दे दी और मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। अब शिक्षक ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि उसके निजी प्लाट पर अवैध निर्माण रोका जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और फिलहाल हमारा राजस्थान में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीपीके न्यूज। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर से लेकर जैसलमेर तक